डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ चिंता का विषय नहीं है, बल्कि अधिक चिंता का विषय पाकिस्तान के रास्ते चीन को मिलने वाली पश्चिमी तकनीक है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इससे घबराने की कोई बात नहीं है और भारतीय वायुसेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन इस बयान के मायने कई हैं। दरअसल, पाकिस्तान और चीन के रिश्तों का असली सच पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए यह बयान काफ़ी है। चीन को पश्चिमी दुनिया की तकनीक नहीं मिल रही है, क्योंकि उसके रिश्ते पश्चिमी देशों से उतने बेहतर नहीं हैं, जितने कि भारत और पाकिस्तान के हैं। ऐसे में उसने पाकिस्तान के ज़रिए यह रास्ता खोज लिया है। अमेरिका और चीन के रिश्ते भी जगजाहिर हैं, क्योंकि दोनों देश तकनीक साझा नहीं करते हैं, इसलिए समझा जाता है कि पाकिस्तान अमेरिका से हासिल तकनीक चीन के साथ साझा कर रहा है। आज के वक्त में ढांचागत तैयारियों में तकनीकी पक्ष का बड़ा योगदान है। हर देश अपनी सैन्य ताकतों को मजबूत करने के लिए तकनीकी पक्ष पर ज़्यादा जोर दे रहा है। भारतीय सेना भी इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान जिस तकनीक को चीन से साझा कर रहा है, क्या उसका दुरुपयोग नहीं होगा? यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान भरपूर प्रयास कर रहा है। यह तथ्य जगजाहिर है कि दुनिया भर के आतंकी संगठनों के संबंध पाकिस्तान के साथ हैं। वह गाहे बगाहे अपने फ़ायदे के लिए आतंकी संगठनों की मदद के साथ उन्हें पोषित भी करता रहा है। अब इस बात का खुलासा होना कि पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए चीन के साथ सैन्य तकनीकी क्षमताओं को साझा कर रहा है, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। यह अमेरिका के लिए भी सबक है, जो तात्कालिक फ़ायदे के लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे देशों का इस्तेमाल करता रहा है। ज़रूरी है कि दुनिया इस पहलू पर विचार करे कि पाकिस्तान के साथ किस हद तक तकनीक की साझेदारी की जानी चाहिए, साथ ही अन्य संवेदनशील मामलों में किस हद तक उसे सहयोग करना है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ साझा की गई तकनीकों का दुरुपयोग नहीं होगा। ऐसे में खासकर पश्चिमी देशों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेषकर पिछले 7 वर्षों में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं और इन्हें परिवर्तनकारी कहा जा सकता है। भारत को कमज़ोर समाजवाद से दूर और भारतीय लोकाचार व परंपराओं के अनुरूप मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना बड़ा कार्य है। समाजवाद, खासकर लाइसेंस कोटा राज ने भारत के उद्यमियों के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाएं पैदा कर दी। उनकी संपत्ति और उनके संसाधन धीरे धीरे नष्ट होते गए। इससे निराशा का वातावरण पैदा हुआ। यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन कई आवश्यक सहायक कार्य पूरे नहीं किए जा सके। इस कारण अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव कम हो गया।
एक दशक बाद कुछ प्रयास शुरू हुए, लेकिन जल्द ही सरकार बदल गई। स्टॉप। दुर्भाग्य से उस अल्प अवधि के बाद जो हुआ, उसे एक खोया हुआ दशक कहा जा सकता है, जिसने हमें इतनी बुरी तरह से पीछे कर दिया कि हमें 5 कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक की संज्ञा दी गई। स्टॉप। वर्ष 2014 में जब नई सरकार का गठन हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए भारत के निर्माण का संकल्प किया। स्टॉप। उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 3 कार्यकाल का अनुभव था। स्टॉप। जनसांख्यिकीय लाभांश ने एक विशाल बाजार प्रदान किया। स्टॉप। युवा, उद्यमी के रूप में सेवा देने के लिए तैयार हो रहे थे। स्टॉप। उनके नवाचारों को मान्यता नहीं मिल रही थी, भले ही वे घर से दूर रहकर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में योगदान दे रहे थे। स्टॉप। युवा प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण दक्षता ला सकते हैं। स्टॉप। न्यू इंडिया में सभी की मूलभूत ज़रूरतें, जैसे पानी, स्वच्छता, आवास और स्वास्थ्य आदि पूरी करने का लक्ष्य रखा। स्टॉप। न्यू इंडिया की नीतियों में लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया गया है। स्टॉप। मुश्किल यह है कि दशकों के प्रयास के बाद भी नीतियां गरीबी, बेरोजगारी और अभाव के दुष्चक्र को तोड़ने में विफल रहीं। स्टॉप। पुराने भारत ने हमारे पारंपरिक कौशल और शिल्पकारों को एक गौरवशाली आवरण में ढक रखा था, जिससे निकलकर वे विकसित होते बाजारों तक नहीं पहुंच सके। स्टॉप। उनकी रक्षा करने के नाम पर उन्हें आरक्षित सूची में रखा गया, जिससे उनकी पहुंच और प्रतिस्पर्धा प्रतिबंधित हो गई। स्टॉप। साम्राज्यवाद से पहले विश्व बाजारों पर विजय प्राप्त करने वालों को एक गलत निर्णय ने कमजोर और महत्वहीन कर दिया। स्टॉप। हमारे किसान अप्रत्याशित जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए भी भरपूर फसलें पैदा कर रहे थे, लेकिन किसान कई प्रतिबंधों से बंधे थे, जिनके परिणाम स्वरूप उनकी आय बहुत कम हो गई थी। स्टॉप। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, लगभग प्रत्येक जिले के लिए एक विशिष्ट स्थानीय उत्पाद था, लेकिन उन्हें एक गौण भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिया गया था। स्टॉप। कौशल, कारीगर, स्थानीय उत्पाद, डेयरी और कपड़ा सहकारी समिति, सभी को कायाकल्प की आवश्यकता थी। स्टॉप। पुराने भारत को अपनी विशिष्ट प्रकृति, गुण, रंग और स्वाद को अपनाने के लिए जीवंत होने की ज़रूरत है, ताकि न्यू इंडिया को अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रखा जा सके। स्टॉप। पैरा। पुराने भारत को संरक्षित और उपेक्षित छोड़ दिया गया था। स्टॉप। समाजवादी भारत की एक बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाने वाली मान्यता यह थी कि सरकार लगभग सब कुछ कर सकती है और अच्छे परिणाम भी दे सकती है। स्टॉप। स्टील, सीमेंट, घड़ियाँ, टेलीफोन, टायर, कपड़े, दवाएं, स्कूटर, कार, जहाज और यहाँ तक कि ब्रेड भी सरकारी इकाइयों में निर्मित किए जाते थे। स्टॉप। सरकार बैंकिंग, बीमा, पर्यटन संचालन, हवाई सेवाएं, टेलीफोन संचार आदि क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी। स्टॉप। निजी क्षेत्र की दक्षता लाने के लिए इस प्रणाली से दूर रखा जाना महत्वपूर्ण था। स्टॉप। उचित लाभ कमाने को मान्यता देने के साथ उद्योग को नौकरी और धन सर्जक के रूप में सम्मान देने के लिए नीतिगत समर्थन की आवश्यकता थी। स्टॉप। भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। स्टॉप। भारतीय लोकाचार व परंपरा को ध्यान में रखते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना जरूरी है। स्टॉप। न निरंकुश व्यापारिकता और न ही हृदयहीन पूंजीवाद। स्टॉप। मार्गदर्शक आदर्श वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। स्टॉप।
मोदी 8.0 में बड़े पैमाने पर सुधार, कायाकल्प और पुनरुद्धार के कार्य शुरू हुए। स्टॉप जनधन योजनाएं, आधार को मजबूत करना और मोबाइल के उपयोग से गरीबों को आगे बढ़ाने का लाभ मिला। स्टॉप इसके तुरंत बाद पात्र लोगों तक पेंशन, राशन, ईंधन, सम्मान निधि आदि तक पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया गया। स्टॉप इन योजनाओं का अतिरिक्त लाभ करदाताओं के लिए बचत के रूप में सामने आया। संपूर्ण विराम।